भोपाल से खबर है जहां पर भाजपा के संस्थापक सदस्य व पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती। आज मंत्री विश्वास सारंग ने अपने पिताजी की जयंती को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। स्वर्गीय कैलाश सारंग की 90वीं जयंती पर देश भर में लगभग 900 से अधिक स्थानों पर सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। भोपाल की नरेला विधानसभा में 90 स्थानों पर होंगे सेवा कार्यक्रम। नरेला विधानसभा की सभी 17 वार्डो में निःशुल्क चिकित्सा व रक्तदान शिविर, बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण, वृक्षारोपण समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज कैलाश सारंग जी की जयंती है और पूरे देश में कैलाश सारंग जी की जयंती को मातृ पितृ भक्ति दिवस और सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सबका मानना है कि हर बुजुर्ग हमारे माता पिता समान है और उसकी सेवा करना ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। यही सनातन धर्म हमारा दर्शन हमें सिखाता है। इसीलिए कैलाश सारंग जी की जयंती पर सेवा पर्व के रूप में, सेवा दिवस के रूप में, मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में पूरे देश में जहां एक और बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, तो उसके साथ साथ अलग अलग स्तर पर भी सेवा के कार्य हो रहे हैं। भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर हम इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि कैलाश सारंग जी के बताए मार्ग पर चलते हुए हर एक बुजुर्ग की सेवा करेंगे और उसके साथ साथ अलग अलग सेवा कार्यों में अपने जीवन को लगाएंगे। देखिए, पूरे देश में मोदी जी की लहर है और मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने, ये देश की जनता ने निश्चित कर लिया है। सभी एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं कि 400 पार है एनडीए। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है कि हम सबने मिलकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव को लड़ा है। देश की जनता ने उसको शिरोधार्य किया है। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः विश्व बंधु के रूप में स्थापित होगा, ये हम सबका सपना है। एग्जिट पोल में बदलेंगे और एनडीए 400 पार पहुंचेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो सही नहीं है, एग्जिट पोल्स हमारे पक्ष में आएंगे। देखिए, कांग्रेस हो या विपक्ष के इंडी गठबंधन के तथाकथित जो भी सहयोगी हो, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल तक तो पहुंचाना ही है ना। अभी तक तो कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, अब कह नहीं 400 पार नहीं होंगे। तो क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं को इतना तो प्रेरित करना ही है कि वो काउंटिंग स्थल तक तो पहुंच सके। हवा गोल है, मिलेंगे नहीं 4 तारीख के बाद। खड़गे जी हो या राहुल जी हो, केजरीवाल जी तो आज अंदर जा ही रहे, मिलेंगे नहीं। मामला मोदीमय है, सुनामी है मोदी की, और इस मोदी की सुनामी के सामने कोई भी देशद्रोही टिक नहीं पाएगा। लोकसभा चुनाव का परिणाम कल घोषित होने वाला है। उससे पहले मध्य प्रदेश से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने कल 29 लोकसभा सीटों में 52 जिलों मुख्यालयों पर मतदान होंगे। ईवीएम एवं कंट्रोल यूनिट की गिनती 8 बजे से प्रारंभ होगी। कल का दिन ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। काउंटिंग सेंटर 4G लेजर सिक्योरिटी रहेगी। 116 काउंटिंग और ऑब्जर्वर की निगरानी में काउंटिंग का काम किया जाएगा। 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए मतगणना होगी। ये काउंटिंग 52 जिला मुख्यालयों पे होगी। काउंटिंग प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती 29 जिला मुख्यालय जहां पे आरओ हैं वहां पे की जाएगी। बाकी जगहों पे पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। जो हमारी ईवीएम है या कंट्रोल यूनिट है, उसकी गिनती भी 8 बजे से प्रारंभ होगी। ऐसा इसलिए होगा कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती जिन 29 जगहों पे की जाना है, जहां पे आरओ का मुख्यालय है, वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती एक अलग कक्ष में आरओ की उपस्थिति में हो रही है। ऐसी स्थिति में उसी स्थान पे
अन्य कक्षों में ईवीएम मशीन के माध्यम से काउंटिंग 8 बजे से आरंभ हो जाएगी। गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पे छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था, कुछ जगहों पे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पे एसी वगैरह की व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयास ये है कि गर्मी को देखते हुए जो कुछ भी सुविधाजनक माहौल वहां क्रिएट किया जा सकता है वो किया जाए। मेडिकल किट की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। कल का दिन ड्राई डे घोषित किया गया है, ये भी आपकी जानकारी में है। काउंटिंग सेंटर्स पे 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सबसे जो आउटर एरिया है वहां पे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स, जो आर्म फोर्स है डिस्ट्रिक्ट की, वो रहेगी। जो इंटरमीडिएट कॉर्डन है, बीच का जो हिस्सा है, वहां पे स्टेट की आर्म पुलिस होगी। और जो इनर मोस्ट कॉर्डन है, जो सबसे अंदर का, जहां पे काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर, काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां पे सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी होगी। आप अवगत हैं कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास ऑथराइज्ड पास नहीं है, प्राधिकार पत्र नहीं है, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो हमारे काउंटिंग पर्सनल हैं, जिनके माध्यम से काउंटिंग का काम होगा, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, इन सभी को 3 बार इनकी रैंडमाइजेशन होती है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन और सेकेंड रैंडमाइजेशन दोनों हो गया है। थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल सुबह 5 बजे होगा। थर्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से ये बताया जाता है, या ये हम कंप्यूटर से, सिस्टम से निकालते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सी टेबल पे काउंटिंग करेगा। आज की स्थिति में व्यक्ति को इतना पता है कि वो काउंटिंग दल के रूप में उसकी ड्यूटी लगी है और उसको अपना विधानसभा क्षेत्र पता होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद जो आज पता चला उसको कि कौन से विधानसभा क्षेत्र की वो गिनती करेगा, किस टेबल पे वो गिनती करेगा, ये उसको कल सुबह 5 बजे पता चलेगा। ये जो रैंडमाइजेशन की कार्रवाई होती है, ये ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में होती है। आज भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में हुई है और कल भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगी। पूरे राज्य में, जैसा मैंने पहले भी कहा है आपके माध्यम से, पूरे राज्य में 116 सेंट्रल काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो अपने अपने जिले में आ गए हैं। हमारे यहाँ 230 विधानसभाएं हैं, तो औसतन आप देखते हैं तो 2 विधानसभा का औसत आता है। 230 विधानसभाओं के लिए या 29 संसदीय क्षेत्र के लिए 116 केंद्रीय प्रेक्षक अपने अपने जिले में आ गए हैं, जिनकी उपस्थिति में, जिनकी देखरेख में ये काउंटिंग का काम होगा। जो पोस्टल बैलेट्स हमारे हैं, जो आज हमारे यहाँ अभी ट्रेजरी में रखे हुए हैं, इन पोस्टल बैलेट्स को आज 3 बजे के बाद हम वहीं से ट्रेजरी से निकाल करके और पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह सूचना देते हुए इसको काउंटिंग सेंटर पे शिफ्ट करेंगे। ये कार्रवाई आज 3 बजे के बाद होगी। जो ETPVS होता है, जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं, जो हमारे जवान हैं, जो सीमा पे हैं, उनके जो मत होते हैं, उनका जो पोस्टल बैलेट होता है, वो कल 8 बजे तक, क्योंकि काउंटिंग हमारी कल 8 बजे शुरू हो रही है, कल 8 बजे तक जो उनके पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो जाएंगे उसको गिनती में लिया जाएगा। 8 बजे के बाद जो प्राप्त होता है उसको गिनती में नहीं लिया जाता। कल 8 बजे आसानी से उनका पोस्टमैन आ सके, मुख्य जहां पे काउंटिंग हो रही है वहां पे DO के पास, ARO, RO के पास, इसके लिए उसको डाक विभाग को पोस्टमैन के लिए अलग से पासेज जारी किए गए हैं, ताकि उनको सुरक्षा में वो दिक्कत ना आए और वो आसानी से आज रात तक जो पोस्टल बैलेट प्राप्त होते हैं वो सुबह 8 बजे के पहले ला करके काउंटिंग सेंटर पे दे दें,
ताकि उसको गिनती में लिया जा सके। मीडिया के साथियों के लिए हर काउंटिंग सेंटर पे अलग से मीडिया कक्ष बनाया गया है। मैंने खुद भी कल भोपाल का देखा था, जहां पे टेलीफोन की व्यवस्था, स्क्रीन की व्यवस्था, प्रिंटर, कैलकुलेटर आदि जो आपको जानकारी आगे भेजने में आसानी हो, इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था वहां की गई है। और मीडिया कर्मियों के लिए जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी जनसंपर्क से, उन सभी को पास से जारी किए गए। जो काउंटिंग की व्यवस्था होती है वो एक टेबल पे 4 लोग होते हैं जो मतगणना करते हैं। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक काउंटिंग असिस्टेंट होता है, एक और उसका सहायक काउंटिंग स्टाफ होता है और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं हर टेबल पे, ये राज्य सरकार के कर्मचारी या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, खास करके बैंक्स के एम्प्लॉय होते हैं। कहने का आशय ये है कि हर टेबल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक व्यक्ति है जो माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में उस गणना की जो प्रक्रिया है, काउंटिंग की जो प्रोसेस है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है। पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी, जो मैंने बताया आपको कि आरओ के कक्ष में होगी, उस टेबल पे भी हर पोस्टल बैलेट की टेबल पे एक एआरओ, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। तो माइक्रो ऑब्जर्वर चाहे वो ईवीएम की काउंटिंग हो रही हो, चाहे वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही हो, हर जगह माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। 4 लोग। स्ट्रांग रूम से मतगणना करनी है, उसके लिए कलर कोडेड एक तरह से रास्ते बनाए गए हैं। जैसे हर विधानसभा के लिए एक अलग उसका साइनेज अलग कलर का बनाया गया है, और जो कर्मचारी उस स्ट्रांग रूम से मशीनों को लेके जाते हैं उनको उसी रंग की जैकेट देते हैं या उसी रंग के कपड़े, कुछ इस तरह का निशान, ताकि कंफ्यूजन न हो, ड्रेस कोड एक दूसरे में आपस में मिक्सअप नहीं हो। अलग अलग उनके कॉरिडोर बने हुए हैं। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी है, काउंटिंग परिसर में सीसीटीवी है। जब से स्ट्रांग रूम बना है तब से बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है हर जगह पे, जहां पे राजनीतिक दलों के व्यक्ति बैठे रहे इस पूरी प्रक्रिया में, वो स्क्रीन कल भी काम करती रहेगी। तो स्ट्रांग रूम लगातार एक तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो कॉरिडोर से जब मशीनें आ रही हैं, जा रही हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब चीजें जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी के एजेंट हैं, वो लेकर के नहीं जाएंगे। कैलकुलेटर का उपयोग सिर्फ जो काउंटिंग स्टाफ है वो करेगा। कैलकुलेटर्स हम लोग मीडिया सेंटर में अलग से रखवा रहे हैं, ताकि काउंटिंग एजेंट्स भी यदि उनको जरूरत पड़ती है तो मीडिया सेंटर में जाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, और मीडिया के साथी भी हमारे उपयोग कर सकते हैं। हर टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स होंगे, और कैंडिडेट्स ने अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त कर दिए हैं। पोस्टल बैलेट जो है उसके बारे में जो आपको, हालांकि यह जानकारी हम लोग पहले आपसे साझा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। 85 प्लस के जो लोग थे जिन्होंने घर से होम वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया, उनकी संख्या 35,211 है। ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी 40% दिव्यांगता थी, 40 से उससे अधिक, जिन्होंने घर से मतदान करने का विकल्प दिया और उसका उपयोग किया, इनकी संख्या 12,816 है। जो 4 प्रकार की सेवाएं थी जिसमें जिनको आवश्यक सेवा घोषित किया गया था, और उनको भी होम वोटिंग की सुविधा थी, जिसमें मीडिया कर्मी भी थे हमारे, इस श्रेणी में 1432 लोगों ने घर से वोट देने की सुविधा का लाभ लिया है। 39,510 हमारे जो मतदान कर्मी थे उन्होंने इसका लाभ लिया है, जिनकी पोलिंग में ड्यूटी लगी थी, पोस्टल बैलेट का लाभ लिया उन्होंने।
और जो अभी तक हमें ETPVS के माध्यम से जो सर्विस वोटर्स हैं उनके जो प्राप्त हुए हैं वो हैं 37,573। जो सर्विस वोटर्स हैं जिनकी 37573, जो कल 8 बजे तक और भी कुछ इसमें इजाफा हो सकता है, 200-500 सर्विस वोटर्स। ईवीएम की गणना के लिए जो टेबल्स लगाए गए हैं उसकी कुल संख्या टेबल्स की है 3883, 3883। 230 विधानसभाओं में जो टेबल्स लगी हैं उनका जब हम टोटल करते हैं तो इनकी संख्या आती है 3883। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए जो लगाई गई हैं टेबल्स वो हैं 242, 242। फिर स्पष्ट करूं कि पोस्टल बैलेट की गिनती 29 जगहों पे हो रही है, तो 29 जगहों पे जो विगत 10 सालों से आम चुनाव के परिणामों से ठीक 2 से 3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां बड़े मीडिया हाउसेस से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती हैं जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और फिर चुनाव आयोग व आयोग का असली खेल शुरू होता है। आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है और जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो लेकिन सरकार उसी की बनती है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। कि 2014 में एग्जिट पोल आए थे और 2019 में भी आए थे, हर चुनाव में आते हैं। और एग्जिट पोल जिस तरीके से 2019 में आए थे तो हम लोगों को लगा था कि एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन फिर एग्जिट पोल सही निकल गए और भाजपा की सरकार बन गई। लोगों को ईवीएम पे शंका हुई, चुनाव आयोग पे शंका हुई और बातें कान में फुसफुसाने का दौर चालू हुआ। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व फिर से एग्जिट पोल आए हैं, जहां आकलन सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, मीडिया के भी निष्पक्ष बंधुओं का ये था कि इस बार बराबरी की टक्कर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे हो सकती है। लेकिन फिर से एग्जिट पोल तक दिखा रहे हैं कि 350 से 450 तक सीटें मोदी जी ला रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बार अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो हम ये मानेंगे, हमारे सारे संगठन ये मानेंगे कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ी करके फिर से मोदी की सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। भले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या क्षेत्रीय दल शांत रहें, लेकिन ओबीसी फ्रंट, दलित पिछड़ा समाज संगठन, संविधान बचाओ मंच और हमारे जितने भी संगठन हैं उन सब ने बैठक करके कल निर्णय लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। जिस तरह से कांग्रेस 4 दिन चर्चा करके और फिर गायब हो जाती है, उसके राष्ट्रीय नेता विदेश चले जाते हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे। बल्कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही परिणाम आ जाते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन निरंतर रूप से चलाएंगे और किसी कीमत को नकली जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं स्वयं दतिया जिले की सिवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा और बिना कांग्रेस के लड़ा। मैं पहले कांग्रेस में प्रदेश का उपाध्यक्ष था, पिछड़े वर्ग कांग्रेस का अध्यक्ष था। ठोकर लगाई क्योंकि पिछड़े वर्ग को टिकट कांग्रेस नहीं दे रही थी और चुनाव लड़के 30,000 वोट लाया, सिर्फ 12,000 वोटों से हारा। सिर्फ 12,000 से, बिना कांग्रेस के, बिना पार्टी बड़ी पार्टियों के, और लड़ गया और 12,000 से मात्र हारा। जबकि कांग्रेस में ऐसे लोग बड़े पदों पर बैठे हैं जो 30-30, 40-40 हजार से कांग्रेस के टिकट के बावजूद हारे। इसलिए ऐसी निठल्ली पार्टी से हमें बहुत उम्मीद नहीं है कि वो संविधान बचाने के लिए कुछ बड़ा काम करेगी। लेकिन हमने तय कर लिया कि 4 को परिणाम आएंगे, 5 को दतिया में और भोपाल से ही शुरुआत कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के पुतले दहन जगह जगह किए जाएंगे। सारे जिला मुख्यालयों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री जो देश के हैं, अगर वो गलत तरीके से बनने जा रहे हैं, फिर से हमारे जनादेश का अपमान करके हमारे वोट पे डाका डाल के, तो अंबानी का चैनल होगा तो क्या दिखाएगा, एनडीटीवी क्या दिखाएगा? बड़ा खुल के कह रहा हूं मैं, क्या दिखाएगा? क्या मैं मीडिया को गुलाम नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मीडिया के वो चैनल जिनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने खरीद लिया है, वो क्या दिखाएंगे?
आप ही जवाब दे दो ना मुझे। नहीं, सच दिखाओ ना, सच दिखाओ। सच वो जो आप दिखा रहे हो। अगर एनडीटीवी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे, जो अडानी का चैनल, आपको अपेक्षा है कि अडानी और अंबानी का चैनल सच दिखा पाएगा? किस पे? नहीं नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या पूछना चाहते हो आप? आधार को क्या आप चाहते हो कि मैं जाके पूरा सर्वे करके प्रमाण ला के आपके सामने दूं? मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमें दिखेगा वो हम बोलेंगे। आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, वो आपका विषय है। और मुझे मालूम है कि कौन मीडिया दिखाएगी और कौन नहीं दिखाएगी। इस देश में इस तरह मीडिया का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, धर्म का बंटवारा 2014 के पहले कभी नहीं था, जिस तरीके से अभी कर दिया गया। और यही देश के लिए खतरनाक है, यही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप निष्पक्ष नहीं होते तो यहीं नहीं आते। आप अपनी रिपोर्ट दोगे, आप जाके अभी दोगे, और दिखाया क्या जाएगा? उन चैनलों पे जिनको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद रखा है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप मुझसे कह रहे हो कि प्रमाण दो, उसका प्रमाण मैं कहां से दे दूं कि अडानी और नरेंद्र मोदी कौन सी चाय रात को बैठ के पी रहे हैं? मैं कहां से प्रमाण दे दूंगा इसका? लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चैनल को बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है, वो चैनल क्या करेंगे? वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, आपको भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ आप लोगों से यह है, अगर आपको लगता है कि निर्णय सही आया तो आप मत कवरेज करना। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी आपको भी दिखाई दे रही है, वैसे तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो भी प्रदर्शन आंदोलन होंगे, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, आप दिखाएंगे दोनों को, और आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मेरी 5000 लोगों की भीड़ को इतना सा भी स्पेस नहीं मिलेगा। मैं दतिया ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ, और 500 कदम भी नहीं चलेंगे नरोत्तम मिश्रा, और उनको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आप व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लीजिए, या कोई भी व्यक्तिगत साथी अपने वाला हूं। मेरी विधानसभा भी वही है, मेरी भिंड दतिया सीट, वहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, मुरैना कांग्रेस जीतने की स्थिति में, या यूं मान लो कि भाजपा हारने की स्थिति में। ग्वालियर में बहुत जबरदस्त टक्कर है, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सीट पे भी बहुत टक्कर है मेरी जानकारी के अनुसार। कमलनाथ जी की सीट पर, मंडला सीट पर, सीधी सीट पर, सतना सीट पर, खरगोन सीट पर, रतलाम सीट पर, ये तो स्पष्ट है कि ये सीटें या तो 20-30 हजार से भाजपा जीतेगी या फिर 20-30 हजार से कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे, मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूं इस विषय पे कि मोदी का सर्वे है, उनकी फैंटेसी के लिए है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि परिणाम बदल के आएंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि परिणाम बदल दिए गए हैं, और किसी भी कीमत पर फिर कांग्रेस कहेगी कि 5 साल संघर्ष करेंगे। कब तक संघर्ष करते रहेंगे? 30 साल और संघर्ष करोगे, तब तक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तानाशाही पूरी तरह से देश में आ जाएगी। इसलिए 5 तारीख को आप लोग भी सहयोग आप सबसे हमें चाहिए होगा इस संविधान को बचाने की लड़ाई में, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में, चुनावी प्रक्रिया को बचाने की लड़ाई में। आप सबके से सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं, और आप सबसे मेरी प्रार्थना है 5 तारीख को यहाँ से लेके, दतिया मेरा गृह जिला है और भोपाल राजधानी है, इसलिए हम दोनों जिलों से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जितनी सीटों के मैंने आपसे नाम लिए हैं, उन सारी सीटों पर हम जाएंगे, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम करेंगे। ये सारी प्रक्रिया चलेगी, और इसको हम लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। बस आधार देने का विषय नहीं है, चुनाव आयोग सहित ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की ये ड्यूटी बनती है कि जब देश में किसी भी प्रक्रिया पे अगर शंका हो तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक आपने आधार का सवाल पूछा है, सबसे बड़ा आधार यही है, चुनाव आयोग जवाब दे कि क्यों 11 दिन बाद चुनाव के पूरे मतदान के आंकड़े उजागर करता है। कब 11 दिन लगते थे? 11 दिन बाद करता है, 7% बढ़ा देता है, दूसरे राउंड में 5% बढ़ा देता है, तीसरे राउंड में 4% बढ़ा देता है। 24 घंटे पहले वही चुनाव आयोग बोलता है कि 55% वोटिंग हुई, और 11 दिन बाद बोलता है कि 72% वोटिंग, 62% वोटिंग हो गई। आखिर जब शंका है ईवीएम पे, लोगों को शंका है चुनावी प्रक्रिया पे, एक और बड़ा आधार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को खंडित करते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण दिए, जिस तरह से
दो धर्म के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, उनको तो बैन कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने बैन? स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक शाखा के रूप में काम कर रहा है, और उसको हम किसी कीमत पे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे नजरिए से इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी, एक आधे एग्जिट पोल बता रहा है कि 1 सीट आ सकती है। किसकी? कांग्रेस की। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूं, मैंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे और इस आधार पे जो हमारे संविधान बचाओ मंच के साथी हैं उनकी मदद करने का काम किया है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में है। विश्वास सारंग का बयान, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। वहीं एग्जिट पोल को एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच में विचार मंथन करने को मजबूर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में थी। वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये सिर्फ मोदी पोल है। विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास पोलिंग बूथों पर काम करने के लिए एजेंट भी नहीं बचे हैं। 4 तारीख को दोपहर के बाद परिणाम साफ हो जाएंगे, तब कांग्रेस को खुद ही पता चल जाएगा। एग्जिट पोल आए, क्या लग रहा है? एग्जिट पोल में बदलेंगे। 400 पार भाजपा की सरकार, मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अब कांग्रेस यदि एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है तो ये हम पर थोड़ी, आप पर उठा रही, मीडिया पर उठा रही, क्योंकि एग्जिट पोल का सर्वे तो मीडिया ने किया था। पर ये बात भी सही है कि कांग्रेस को, विपक्ष के नेताओं को कल अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग एजेंट भी तो बनाना है ना, काउंटिंग तक तो पहुंच जाए। इसलिए जब तक बोलेंगे 12 बजे के बाद देखिए बोलेंगे कि ये गड़बड़ वो गड़बड़, ईवीएम पे गाली देंगे। फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कुंदनों से ऑर्डर दे रखा है लड्डुओं का। अब देखिए बहुत सारे हो सकता है कांग्रेसी भी इस बात पर खुश हो कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश भर में लड्डू बटेंगे, कांग्रेस भी बांटे तो क्या बुराई, अच्छी बात है।